दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम उन टॉपिक्स पर वीडियो लाएंगे जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और जो परंपरागत सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट। इस टाइप के जो भी सब्जेक्ट हैं परंपरागत, उनसे संबंधित हम बीच में वीडियो लाते रहेंगे। अभी थोड़ा वीडियो लाने में लेट भी हो गए थे, तो कुछ मतलब आपके पास व्यस्तता थी, तो उस कारण जो है वीडियो थोड़ा लेट आया, लेकिन अब डेली कंटिन्यू जो है वीडियो आएंगे, ठीक है नहीं। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र क्या होता है और जनतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है और राजतंत्र। इन चारों में ये लगभग सेम से ही वर्ड है आपके पास, तो इनमें हम अंतर आज डिफाइन करेंगे कि अंतर क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या होती है, या जनतंत्र लोकतंत्र से कैसे अलग है, या गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या संबंध होता है, और राजतंत्र किस प्रकार कार्य करता है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है, इन सब में हम अंतर को करेंगे कि इन सब में अंतर क्या है। तो अगर मैं शुरू करूं लोकतंत्र से, कि लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोक पूंजीवादी व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो वेस्टर्न कंट्री में आपके पास व्यवस्थाएं हैं जहां पर पूंजी को या निजी हित को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, प्राइवेट चीज़ें ज़्यादा, निजी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपके पास वरीयता क्रम में होती हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्थाओं में जो डेमोक्रेसी शब्द का यूज किया गया है, सबसे शुरुआती स्तर पर जो सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, तो अमेरिका या ब्रिटेन या पश्चिमी और देश जो है वहां पर लोकतंत्र वर्ड यूज हुआ है, और उसे इंग्लिश में क्या बोला गया है, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी वर्ड का यूज किया गया है। तो अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं या लोकतंत्र की बात करूं, तो सबसे पहले मैं देखता हूं अब्राहम लिंकन, जिनका बड़ा प्रसिद्ध कोट है लोकतंत्र के बारे में, कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है। तो अब्राहम लिंकन ने बताया कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो अगर लोकतंत्र की एक संक्षिप्त व्याख्या की बात की जाए अब्राहम लिंकन के वर्डों में, तो उन्होंने बताया कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यानी कि लोकतंत्र में जो जनता है वही केंद्र बिंदु है, और जनता का मतलब क्या है, जनता का मतलब है विविधताओं से। जनता के अंदर आपके पास पुरुष, स्त्री, बच्चे और वो सारी कल्चर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक मतलब डाइवर्सिटी को शो करता है जनता। तो अगर मैं बात करूं कोई भी लोकतंत्र है, अगर आपको ये चेक करना है कि किसी भी देश में लोकतंत्र है या नहीं है, तो आप कैसे पहचान करोगे, या आप लोकतंत्र की अगर डेफिनेशन की बात, तो डेफिनेशन तो ये हो गई कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो अगर हम बात करें कि लोकतंत्र की वो विशेषताएं क्या हैं, कि हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि किसी भी देश में लोकतंत्र है, तो वहां जो आपके पास संसद, जो सबसे बड़ी कानून की निर्मात्री सभा होती है, जिसे भारत में संसद कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, और अलग अलग देशों में उसके अलग अलग नाम हैं। तो वहां पर अगर किसी भी देश में लोकतंत्र है, तो वहां पर संसद में सभी वर्गों की भागीदारी होगी। यानी कि वो देश में जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी आपके पास समाज हैं, जितने भी आपके पास वर्ग हैं, उन सब की अगर संसद में भागीदारी है, तो हम कहेंगे कि हाँ वहां लोकतंत्र है, ठीक है नहीं। लेकिन एक आधार नहीं है ये। उसके बाद जो वहां पर सरकार है वो वयस्क मताधिकार का प्रावधान करती है। यानी कि किसी भी देश में अगर सरकार वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो रहा है वहां पर, लेकिन देखो जनता, क्योंकि जनता का जनता के लिए शासन लोकतंत्र है, तो केवल वयस्क मताधिकार को काउंट करना एक पूर्ण लोकतंत्र की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जनता में बच्चे भी शामिल होते हैं और आपके पास और भी जनसंख्या शामिल होती है, बच्चे भी शामिल होते हैं उसमें। लेकिन हम जो सरकार की बात करते हैं वो केवल वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। तो अगर किसी भी देश में जो संसद है, जो कानून के निर्मात्री सबसे बड़ी सभा होती है, उसमें लोगों की, सभी वर्गों की भागीदारी है, या फिर वयस्क मताधिकार के माध्यम से सरकार का चुनाव होता है, या फिर जनता के हित में शासन, जो भी सरकारें चुनी हुई हैं
वो जनता के हित में निर्णय लेती हैं, एक आपके पास वेलफेयर स्टेट का कार्य करती हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य करती हैं, और निर्णय लेने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उस देश में, उसमें भी जनता की भागीदारी हो। तो एक लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं अगर, कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, और मतलब जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी कानून निर्मात्री जो सभा होती है, जिसे संसद कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका में, भारत में संसद कहा जाता है, और अदर देशों में अलग नाम दिए जाते हैं। तो उसमें सभी वर्गों की भागीदारी हो, वहाँ की सरकार वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुनी हुई हो, और वहाँ सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, जनता के हित में शासन करे, और जनता के संदर्भ में जो भी निर्णय लेने वाले इंस्टीट्यूशन है उसमें भी जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। अगर कहीं भी ये एक मोटे मोटे मतलब ये चीज़ें मिलती हैं अगर किसी भी देश की शासन व्यवस्था में, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है नहीं। अब हम बात करते हैं जनतंत्र की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र पश्चिमी देशों की शब्द, पश्चिमी देशों में इस भाषा यूज की जाती है, लोकतंत्र जो वर्ड यूज किया जाता है, और उसका इंग्लिश में डेमोक्रेसी होता है। तो वहीं जो साम्यवादी देश है, साम्यवादी देश जो पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो नहीं करते, जो समाजवादी व्यवस्था को फॉलो करते हैं, जहां समाज को केंद्र बिंदु में रखा जाता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में निजी हित, जो निजी व्यक्ति होते हैं उन्हें केंद्र बिंदु में रखा जाता है। तो जनतंत्र में समाजवादी देश जहां समाज को केंद्र में रखा जाता है, तो जनतंत्र वहां यूज होता है। यानी कि समाजवादी देशों में जो डेमोक्रेसी है उस वर्ड उसके लिए पीपल डेमोक्रेसी वर्ड यूज होता है, जिसे कहा जा रहा होता है जनतंत्र। और समाजवादी अगर मैं देशों की बात करूं, तो जैसे चाइना है आपका, कंबोडिया है, चाइना, कंबोडिया, लाओस, तो इन देशों में लोकतंत्र के स्थान पर क्या यूज होता है, जनतंत्र, पीपल डेमोक्रेसी। तो यहाँ की अगर विशेषता करें तो ऐसे देशों में जहां पीपल डेमोक्रेसी है, तो क्या विशेषताएं हमें मिलेंगी, एक दलीय शासन व्यवस्था होगी, यानी कि वन पार्टी होगी, पूरे देश में एक ही पार्टी होगी, और वो एक पार्टी शासन कर रही होगी, और अन्य पार्टी वहां पर नहीं होगी। एक प्रत्याशी और एक पद, यानी कि चुनाव में जब चुनाव होते हैं, चुनाव वहां भी होते हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र में एक निष्पक्ष चुनाव भी लोकतंत्र की खूबी है, तो चुनाव यहाँ भी होते हैं, लेकिन प्रत्याशी एक ही होगा, क्योंकि एक ही पार्टी है तो एक ही प्रत्याशी, ठीक है नहीं। और एक ही पद, इसका मतलब यह है एक ही प्रत्याशी एक ही पद का मतलब एक ही व्यक्ति खड़ा होगा चुनाव में, और वो ही उस पद पर विराजमान होगा, यानी कि एक पद के लिए एक प्रत्याशी होगा, ठीक है नहीं। फिर साम्यवादी विचारधारा भी विशेषता मिलती है, जहां जनतंत्र होता है, पीपल डेमोक्रेसी होती है, जो साम्यवादी देश है वहां समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा मिलती है। वहां लोगों को केंद्र में रखकर सरकार निर्णय लेती है, और जो संसाधन है देश के वहां पर उन सरकार का अधिकार होता है, और ये सरकार तय करती है किस चीज का प्रोडक्शन होगा और किस चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, और कैसे वस्तुओं को समाज में वितरित किया जाएगा और कैसे वितरित नहीं किया जाएगा। ये सारा सिस्टम सरकार के अंदर में काम होता है, ठीक है नहीं। और मतदान का ऐसे जो देश हैं यहाँ पर जनतंत्र है, साम्यवादी शासन है, वहां मतदान बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि एक ही पार्टी होती है, और सरकार ये पूरा आपके पास व्यवस्था करती है कि सारे लोग मतदान करें, क्योंकि मतदान का मतलब क्या है, एक ही प्रत्याशी जाकर वोट डालना है, कोई दूसरा है नहीं, तो मतदान का कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन फिर भी वो सरकारें कहती हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, हम चुनकर आते हैं, और हमारे यहाँ मतदान ज्यादा होता है। कि भारत, अमेरिका जैसे देशों में तो मात्र 35% पर या 40% पर भी सरकार बन जाती है मतदान में, लेकिन इनके यहाँ मतदान 90, 95% से ऊपर मतदान होता है, ठीक है नहीं। और उसके बाद स्वतंत्रता की कमी, तो ऐसे देशों में जहां जनतंत्र होता है, साम्यवादी विचारधारा हावी होती है, तो वहां लोगों के जो अधिकार है, नागरिक अधिकारों में कमी होती है, यानी कि नागरिकों की स्वतंत्रता में कमी आती है, क्योंकि सरकार जो है बहुत मतलब सेंट्रलाइज तरीके से नागरिकों को अपने हिसाब से वो चलाती है देश को, और नागरिकों को उनके आदेशों का पालन करना होता है, और जो पालन नहीं करता है तो सरकार उसे अपने हिसाब से निपटती है उससे, ठीक है नहीं। उसके बाद आता है गणतंत्र। तो गणतंत्र की अगर मैं बात करूं, देखो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि लोकतंत्र क्या है और जनतंत्र क्या है। जनतंत्र बोला जा रहा होता है साम्यवादी देशों के लिए, और लोकतंत्र की व्यवस्था जो बोली जा रही होती है पूंजीवादी देशों के लिए, या जहां पर आपके पास लोकतंत्र की विशेषताएं, सारी विशेषताएं मौजूद रहती हैं।
तो ये विचारधारा का मामला है। यहाँ पर आपके पास पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतंत्र है, तो यहाँ जनतंत्र है। अब हम बात करेंगे गणतंत्र की, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक बोला जाता है। गणतंत्र को इंग्लिश में रिपब्लिक बोला जाता है। तो अगर मैं इतिहास में बात करूं तो 17वीं शताब्दी में, जब 17वीं शताब्दी से पूर्व की अगर बात की जाए तो तानाशाही व्यवस्था को, ठीक है नहीं, गैर तानाशाही व्यवस्था को, जहां पर तानाशाही व्यवस्था नहीं होती थी तो गैर तानाशाही व्यवस्था को गणतंत्र बोला जाता था, ठीक है नहीं। तो लेकिन 17वीं और ये 17वीं शताब्दी से पहले की बात है कि अगर किसी भी स्टेट में तानाशाही व्यवस्था नहीं है, यानी कि राजतंत्र नहीं है, तो वहां पर गणतंत्र बोला जाता था। अगर तानाशाही व्यवस्था नहीं है, ठीक है नहीं, राजा जो है वो विभिन्न कमेटियों के माध्यम से चुना जाता है, तो वहां पर गणतंत्र जो है कहा जाता था। लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में जहां राजतंत्र हावी था, वहां पर अनुवांशिक राजा, यानी कि राजा की जगह निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यवस्था की गई। यानी अगर 17वीं और 18वीं शताब्दी से बात करें तो वहां पर यूरोप में जो राजतंत्र थे, वहां राजा को हटाकर एक निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यवस्था की गई। तो गणतंत्र को अगर हम देखें तो गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर राज्य का प्रधान, जहां पर राज्य का जो प्रमुख है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से चुना जाता है, ठीक है नहीं। जैसे भारत एक गणतंत्र है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, हमारे यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि संसद के सदस्य और राज्यसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो हमारे सीधा जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है क्योंकि हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है राष्ट्रपति, वो लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लेकिन फ्रांस हुआ या अमेरिका हुआ, तो इन देशों में आपके पास राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्र का प्रमुख सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहा जा रहा होता है। जबकि इंग्लैंड में गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां राजा आज भी अनुवांशिक रूप से राजा है, चाहे नामात्र का राजा है, संसद के पास ज्यादा पावर है, लेकिन वहां राजा को जनता के माध्यम से नहीं चुना जाता, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। वहां राजा आज भी अनुवांशिक है। तो ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, जबकि भारत जैसे देशों में गणतंत्र की व्यवस्था है। तो अगर गणतंत्र की दो लाइनों की मैं बात करूं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर राज्य का प्रधान लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उस शासन व्यवस्था को गणतंत्र बोला जा रहा होता है। तो अगर मैं राजतंत्र की बात करूं, अपना देखो लोकतंत्र हमने पढ़ा और जनतंत्र हमने पढ़ा और गणतंत्र पढ़ा। एक वर्ड आता है राजतंत्र, जहां पर बच्चों को परेशानी होती है सीखने में। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ राज्य का जो प्रधान होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है, वो अनुवांशिक आधार पर चुना जाता है। यानी कि अगर जो राजा है फिर उसका लड़का होगा वो राजा बनेगा, फिर उसके बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे, ठीक है नहीं। वहां पर राज्य का प्रमुख अनुवांशिक यानी वंश के आधार पर चुना जाता है। तो अगर ऐसी कोई शासन व्यवस्था जहां पर राज्य का प्रमुख वंश के आधार पर चुना जाए तो उसे बोला जाता है राजतंत्र, जैसे कि ब्रिटेन में है, ठीक है नहीं। और जो कठोर राजतंत्र है, जैसे आपके पास उत्तर कोरिया है जैसे, ठीक है नहीं, वहां का जो पहला राजा था उसका ही लड़का राजा बना, तो वो कठोर राजतंत्र है। जहां कठोर राजतंत्र होता है वहां पर राजा की इच्छा ही कानून होती है, मतलब जैसा राजा बोलेगा वैसा ही कानून बनेगा। जैसा कि उत्तर कोरिया में आपने देखा है, जो आपके पास वहां के शासन बोलता है शासक, वहीं पे वो कानून बन जाता है। लेकिन ब्रिटेन में सॉफ्ट राजतंत्र है। ब्रिटेन में राजा अनुवांशिक तौर पर चुना जाता है, लेकिन पावर संसद को ज्यादा है, कानून बनाने की पावर संसद को ज्यादा है। वहां राजा नामात्र का शासक है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, हमारे यहाँ तो गणतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्र है, लेकिन वहाँ राजा नामात्र का शासक है, पावर ज्यादातर संसद के पास है। लेकिन उत्तर कोरिया में कठोर राजतंत्र है, वहां पर आपके पास जो शासक है उसका ही फिर आपके पास आगे उसका ही वंशज शासक बनेगा, जैसे भी होगा। तो उत्तर कोरिया जैसे जो देश हैं, जो साम्यवादी देश हैं, या ऐसे और भी देश हैं जहां पर आपके पास राजतंत्र है कि शासक का फिर बेटा वंश के आधार पर राजा बनते हैं, तो उसे बोला जा रहा होता है राजतंत्र। तो मैंने आपको बहुत ही कम समय में मतलब ये जो लोकतंत्र क्या होता है, जनतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है, ये सारी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, बड़े अच्छे से बताई, और आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये मेरे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे
हम वीडियो लाते रहें, ठीक है नहीं। तो आप बस सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर जब चैनल को आप सब्सक्राइब करें लक्ष्य IAS PCS को, तो आप उसके साइड में जो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है उसे जरूर दबाएं। तो कोई भी नया वीडियो आएगा वो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और एक और बात, हम जल्दी ही IAS के बारे में भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाले हैं। एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि हम IAS में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और PCS के लिए क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है नहीं। इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि बहुत बच्चों के माइंड में ये बात होगी कि सर पता नहीं किस किस टॉपिक पे वीडियो आएंगे। तो मैं वो सारा क्लियर कर दूंगा आपको एक वीडियो बनाकर, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी टाइप से मैं टॉपिक वाइज वीडियो आपके पास लाता रहूँगा और एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी अपनी जो रणनीति है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।